इससे पहले कि मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एडुकेशन का कॉस्ट क्या है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, और अगर हम उसे डिले करते हैं तो उसकी कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। आज अगर हम 2020 में हैं और आज से 15 साल बाद अगर हम अपने बच्चे को एमबीए, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आज के सिनेरियो में 2020 में अगर एमबीए की डिग्री मेरा बच्चा करने जा रहा है तो उसके लिए 28 लाख रुपए की जरूरत होगी, और इंजीनियरिंग करना चाहे तो 9.5 लाख रुपए की जरूरत होगी, और अगर मैं मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 64.5 लाख अरेंजमेंट करना होगा। यही अगर 15 साल बाद अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ये कॉस्ट एमबीए के लिए 1 करोड़ 16 लाख की जरूरत होगी, इंजीनियरिंग के लिए लगभग 40 लाख की जरूरत होगी, और मेडिकल के लिए 2.69 यानी कि लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपयों की जरूरत होगी। और अगर हम मंथली सेविंग्स करना शुरू करें एमबीए के लिए तो लगभग 23,000 रुपये महीने की सेव करनी होगी, इंजीनियरिंग के लिए 8,000 रुपये की सेविंग्स करनी होगी, और मेडिकल के लिए 53,890 रुपीज की सेविंग्स करनी होगी। तब हम अपने बच्चे को एमबीए, इंजीनियर या फिर मेडिकल में एडमिशन करा पाएंगे और उनको हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एमबीए बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर हमें इस तरह की सेविंग्स करनी हो तो क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि कॉस्ट ऑफ एडुकेशन को ऐसा क्या है जिसकी वजह से कि इन्फ्लेटेड हो जाता है। ये इन्फ्लेशन के बारे में हमको जानने की जरूरत है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ एडुकेशन है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी जहां से कि इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करके हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला सकें और हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा कॉर्पस अपने बच्चे के लिए तैयार कर सकें। प्रोफेशनल डिग्री के लिए इंडिया में जो कॉस्ट 28 लाख रुपया है, सिमिलर कोर्स अगर मैं अपने बच्चे के लिए करवाना चाहूँ कोई बड़े यूनिवर्सिटी से, फॉरेन की, जैसे अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर मैं कोई एमबीए डिग्री कराना चाहता हूँ तो उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डिले कॉस्ट का नॉलेज अगर जानना चाहें कि डिले करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है, तो आइए देखते हैं कि अगर मुझे 50 लाख रुपए सेव करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे तीन लोगों का एग्जाम्पल लिया गया है, एक है सचिन, एक है निकोल और एक है अनिर्वाण। निकोल 21,735 रुपया पर मंथ सेव करते हैं 10 साल के लिए, और सचिन 61,222 रुपया सेव करते हैं 5 साल के लिए, और अनिर्वाण जो है वो 10,000 रुपया सेव करते हैं 15 साल के लिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रुपये महीने का 15 साल अगर अनिर्वाण सेव करते हैं तो उनका कॉर्पस जो है वो 31,98,000 का खड़ा होता है। वही निकोल अगर 10 साल सेव करते हैं और दोगुना से भी ज्यादा अमाउंट सेव करते हैं तो भी उनका कॉर्पस सिर्फ 23 लाख रुपए का ही होता है, और सचिन जो कि सिर्फ 5 साल सेव करते हैं और अनिर्बान से 6 टाइम्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसके बावजूद भी उनका कॉर्पस 13 लाख ही हो पाता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कितना महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, और अगर हम रैंडम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमको क्या नुकसान हो सकता है। यहाँ पे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और विदाउट गोल इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन किया गया है कि हमारा माइंड पहले तो ब्लॉक्स में सोचता है कि हर एक गोल के लिए एक अलग ब्लॉक से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो हम सेग्रीगेट कर पाते हैं कि ये पैसा मैंने बच्चे के एडुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रखा है और ये पैसा मैं अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर टारगेट स्पेसिफिक अमाउंट का कॉर्पस
चाइल्ड एजुकेशन के लिए करते हैं तो इसमें स्पेसिफिकेशन रहता है। दूसरी चीज ये है कि मनी इज रिमार्क्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट फॉर पीएफ कॉर्पस का मतलब होता है कि पीएफ में जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो रिटायरमेंट के लिए है। लेकिन अगर मैं पूल में डाल दे रहा हूं कि ये पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो है वो मेरा ही तो एसेट है, वो बच्चे के लिए खर्च करना है या रिटायरमेंट के लिए खर्च करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तो वहां पे क्या है कि कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। और जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये किस पर्पज के लिए मैंने रखा था, तो वहां से पैसा रिडिम्पशन होने का या विड्रॉ होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। इसीलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि ये आपके माइंड में एक स्पेस ऑक्युपाई करता है कि आपको किस पर्पज से आप ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मेंटल अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं। मेंटल अकाउंटिंग मतलब जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने माइंड में हमारा जो है वो ब्लॉक्स में सोचता है कि ये पैसा जो है वो इस पर्पज के लिए है। मेंटल अकाउंटिंग लीड्स टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हम मेंटली ये चीज तैयार करते हैं कि भाई जो रेगुलर खर्चे के लिए जो है पैसा वो हमको कहाँ पे रखना है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमको पैसा कहाँ पे रखना है। तो उसी तरह से हमको अगर ये क्लियर है कि बच्चे का एजुकेशन का पैसा कहाँ पे रखना है और रिटायरमेंट का कॉर्पस कहाँ पे रखना है, तो उससे ये एक मेंटल अकाउंटिंग हम इस तरह से तैयार कर पाते हैं कि हमको कहाँ पे पैसा कितना रुपया एलोकेट करने की जरूरत है। अगर हम ये बात करें कि इक्विटीज पावरफुल टूल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हम 20 साल का कंपैरिजन अगर इक्विटी का करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सेंसेक्स में कोई 20 साल इन्वेस्टेड रहा है तो उसका एवरेज रिटर्न 15% का आता है। और यही 20 साल में गोल्ड की एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 9% हुआ है। और बैंक एफडीज का एवरेज रिटर्न अगर हम देखें 20 साल में तो 8.20 का है। और अगर इन्फ्लेशन देखते हैं इन्हीं 20 सालों में तो एवरेज इन्फ्लेशन 7.8% का रहा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास जहां पर कि हम अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड जो है वो एक इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कि आपको फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों का मिक्सचर मिलता है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और ये सब के फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स है वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। एसआईपी और लमसम के विषय में भी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि स्ट्रैटेजी और स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्या है। आइए हम एक बार देखते हैं कि एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड ने किस मार्केट पोजीशन में किस तरह से रिटर्न दिया है। एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड का ये जो आप येलो कलर का चार्ट देख रहे हैं वो एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड का है। वहीं पे आप ये जो निफ्टी 50 टीआरआई का एक चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट फंड का एक चार्ट देख रहे हैं जहां पर कि 65% इक्विटी है और 65% इक्विटी और 35% फिक्स्ड इनकम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमेशा ही ये फंड अपना बेंचमार्क प्लस निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अच्छा, ये किसके लिए हो सकता है? ये बेसिकली बच्चों के लिए है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। और चूंकि एडुकेशन एक ऐसा गोल है हमारे लाइफ का जो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। हम कार लोन या होम लोन जो होम बाइंग का जो गोल रखते हैं या फिर अगर हम फॉरेन ट्रेवल का या कुछ ऐसा गोल रखते हैं ट्रेवलिंग का या मैंने हम अपना मतलब वैकेशन का कोई प्लानिंग करते हैं तो वो कोई गोल जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हम उसको प्रीपोनमेंट या पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं। लेकिन एडुकेशन एक ऐसा स्पेसिफिक गोल होता है जो पर्टिकुलर ईयर में ही चाहिए होता है पैसा, वहां पे हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये फंड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर कि फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों आपको एक साथ मिलता है। अच्छा, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, किसके नाम पे इन्वेस्ट कराया जा सकता है? यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स जो हैं वो बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के सर्कुलर के अनुसार एज पर सेबी सर्कुलर अभी बच्चे के नाम पर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो बच्चे के नाम पे बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जैसे पहले गार्जियंस के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता था और बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट किया जा सकता था, वो ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। अगर आप बच्चे के नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बच्चे के नाम पे बैंक अकाउंट का होना कंपलसरी है। यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ HDFC की तरफ से ये दिया जा रहा है कि आप जितना रुपया HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका 10 टाइम्स मैक्सिमम अप टू 10 लाख आपको इंश्योरेंस कवरेज फ्री में मिल रहा है। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये चार्जेस AMC खुद से बियर करती है। आप 18 साल की उम्र तक बच्चे के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप छोटे बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 साल या 1 साल से कम की उम्र का बच्चा के नाम पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट 18 साल की उम्र में जब बच्चा होगा तो उसके नाम से मैच्योरिटी आएगी, वो पैसा उसका हो जाएगा। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप गिफ्ट के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो आप जैसे कि मैंने बताया इसमें फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 10 लाख का है। अब आइए देखते हैं कि इसका SIP का परफॉर्मेंस किस तरह का है। SIP मैंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर कोई 10,000 रुपया महीने का किया है और 15 साल तक अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट खड़ा होता है लगभग 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का आज की डेट में मार्केट वैल्यू 51 लाख रुपीज होता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न की XIRR रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 12.82% का रिटर्न दिया है 15 सालों में। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस सिर्फ 9.82% का रहा है। यही अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करें, यानी कि जब ये फंड शुरू हुआ था 2001 में, और वहां से आज तक का परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो अगर किसी ने 23,50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसका वैल्यू 1,16,71,000 रुपये होता है अगर 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट किया गया है तो। यहाँ पे लमसम का भी परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि सिंस इंसेप्शन इस फंड का एवरेज परफॉर्मेंस 15.32% है और 5 इयर्स में 8.86% है। इट इज फार बेटर देन एनी फिक्स्ड डिपॉजिट और एनी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ये फंड के जो फंड मैनेजर है चिराग स्टिलवर्ट, उनके बाकी के जो फंड्स हैं जिन्हें वो मैनेज करते हैं HDFC में, वो है HDFC स्मॉल कैप, HDFC लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड, ELSS फंड है और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके अलावे चिराग स्टिलवर्ट HDFC का सॉल्यूशन बेस्ड फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स फंड और रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी प्लान इसे भी मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको ये सारा चीज मिल जा रहा है कि इसमें एग्जिट लोड, एंट्री लोड क्या है। ये जो ब्रोशर है ये मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ में डिस्क्रिप्शन में लगा रखा हूँ, आप डिटेल्स में अगर इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क में पड़ता है, ये रिस्कोमीटर में आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसके साथ में ये प्रेजेंटेशन में खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।